आज क्या पूरी दुनिया में हर देश को सुपर पावर बनना है, लेकिन खुद आगे बढ़कर नहीं बनना। दूसरे देशों को क्या कर दो, अंधकार में ढकेल दो, जंग में डाल दो, बच्चों के हाथ में पत्थर पकड़ा दो, बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा दो, नौजवानों के हाथ में AK-47 दे दो। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सब होगा पैसे के दम पर। लेकिन पैसा आएगा कहां से? क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को तो पैसा देगा नहीं। तो दुनिया के आजकल देशों ने क्या कर दिया, नकली करेंसी यानी कि जाली नोट। किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर दो। लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे खत्म होगी? जब उनकी इकोनॉमी के अंदर, उनके देश के अंदर नकली नोट घुस जाएंगे। मेरी बात समझे। और इसमें दुनिया में सबसे आगे कौन है? ISI, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने क्या किया था हमारे देश के अंदर? अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2007 से पहले 10,000 करोड़ रुपए नकली नोट आ चुके थे इस देश के अंदर, और वो ऐसे घुल मिल गए थे कि उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल था। और ये सब कहां से ऑपरेट हो रहा था? ये सब ऑपरेट हो रहा था हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से, क्योंकि नेपाल और हिंदुस्तान के बीच में 24 बॉर्डर हैं और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां पर आज भी फेंसिंग नहीं है। नेपाल का कोई भी नागरिक जब हिंदुस्तान आता है या हिंदुस्तानी कोई भी नेपाल जाता है, आज भी 2026 के अंदर हमारा वीजा नहीं लगता। तो बहुत आसान तरीका था ISI के लिए कि नेपाल से के रास्ते से हिंदुस्तान के अंदर जाली करेंसी दे दो और देश को क्या कर दो, अंधकार में डालो। मैंने आपसे बोला अगर किसी देश का पैसा किसी काम का ही नहीं रहेगा तो वो देश तो अंधकार में हो जाएगा ना यार। अब आप बोलोगे यार किसी काम का कैसे नहीं रहेगा? भाई आपके पास जो पैसा है आपको पता ही नहीं है, वो तो नकली पैसा है। असली पैसा कहां पहुंच चुका है? असली पैसा सारा नेपाल होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुका है। अब आप मेरी बात समझे कि हमारे देश के अंदर तो क्या कर दो, नकली सामान दे दो और यहां से जो असली गोल्ड है उसको लेके दूसरे देश पहुंचा दो। तो ये है जाली करेंसी का धंधा जो एक देश को अंधकार में डाल सकता है। इसकी कहानी क्या होती है? इसकी कहानी है कि लगातार 2000 के दशक से क्या था, ISI लगातार हिंदुस्तान के अंदर नकली पैसा दे रहा था और पैसा धीरे धीरे असली हमारे देश का बाहर जा रहा था, विदेशों के अकाउंटों में या विदेशी बैंकों में जा रहा था। तो हमारी एजेंसियां अलर्ट थी। हमारी एजेंसी को पता चल गया था कि इस पूरे धंधे का जो रैकेट है वो सबसे ज्यादा कहां से चल रहा है? नेपाल से। चल बहुत देशों से रहा है, श्रीलंका से भी चल रहा था, बांग्लादेश से भी चल रहा था, थाईलैंड से भी चल रहा था, लेकिन जो गढ़ था वो नेपाल था। और इसका एक बहुत अहम ISI का एक खास आदमी जिसका नाम है लाल मोहम्मद। लाल मोहम्मद क्या है, इसको धीरे धीरे ऑपरेट कर रहा था। लेकिन क्या हो जाता, 4 जुलाई 2007 को काठमांडू के अंदर अनाम नगर है, वहां पर क्या होता है, अपने साथियों के साथ मिलकर क्या करता है, बलराम पटवा की हत्या कर देता है, उसको गोली मार देता है। और यहीं पर क्या हुआ, हमारी एजेंसी को ये चीज पता चलती है तो वो एविडेंस हम लोग क्या करते हैं, नेपाल गवर्नमेंट को देते हैं। और नेपाल गवर्नमेंट क्या करती है, लाल मोहम्मद और उसके साथियों को हत्या के केस में अरेस्ट कर लेती है और इससे 9 साल की क्या होती है, सजा आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि जेल जाने के बाद लाल मोहम्मद ने क्या कर दिया था, नकली नोटों का धंधा बंद कर दिया था। नहीं, लाल मोहम्मद क्या कर रहा था, फिर भी धंधे को ऑपरेट कर रहा था। और जब 2017 यानी कि 24 जुलाई को क्या होता है, सिर्फ 9 साल जेल काटने के बाद ISI का लगातार प्रेशर था नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर, इसको क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। मेरी बात समझे, ये जेल से रिहा हो जाता है। और जेल से रिहा होने के बाद ये क्या करता है, जैसे हर ISI का एजेंट करता है, एक नकली कवर ID के साथ, मतलब जम्बू डाटा एक जगह है नेपाल के अंदर, वहां पर ये एवेंजर एंटरप्राइज नाम का क्या करता है, गारमेंट का बिजनेस खोलता है। लेकिन उसकी आड़ में क्या कर रहा था, इस गारमेंट की बिजनेस के आड़ में ये सिर्फ दिखाने के लिए था, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, पीछे का धंधा कुछ और। ये दाऊदी इब्राहिम का पूरा पैसा या ISI का पूरा नकली नोट हिंदुस्तान पहुंचा रहा था। लेकिन ये क्या हो चुका था, अंडरग्राउंड हो चुका था। हमारी एजेंसीज को ये मिल ही नहीं रहा था, ये कहां है किसी को नहीं पता। लगातार हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी, इसको ट्रैक कर रही थी। और कई इंफॉर्मेशन ऐसी आई कि लाल मोहम्मद क्या हुआ, वाई नेपाल से दुबई होते हुए पाकिस्तान चला गया। ये बात कितनी सही थी नहीं पता, लेकिन हमारी एजेंसी 24/7 आवर लाल मोहम्मद को ढूंढ रही थी। जब हमारी एजेंसीज क्या करती है, हमारी एजेंसीज का एक ही काम होता है कि किसी भी तरीके से अगर हमारे को इस नेटवर्क को खत्म करना है तो हमारे को लाल मोहम्मद को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढना पड़ेगा। अब ये काम दिया जाता है एजेंट लीमा को। उस टाइम एजेंसीज का एक कोड है फैंटम, मतलब लीमा के सीनियर, वो उनको एक काम देते हैं, कहते हैं कि यार एक काम कर, कैसे भी करके लाल मोहम्मद तक पहुंचना। लेकिन लाल मोहम्मद की पहुंचने की जो सीढ़ी है वो है हिंदुस्तान के उत्तराखंड की अल्मोड़ा जेल। मतलब अल्मोड़ा जेल के अंदर एक आदमी है
जिसे तुझे मिलना है, और वो आदमी क्या करेगा, वो आदमी तुझे लाल मोहम्मद तक पहुंचा सकता है। एक हिंदुस्तानी आदमी था, इसका नाम था दीपक गुप्ता। ये यूपी के कानपुर का रहने वाला था, और ये जाली करेंसी के अंदर क्या है, उत्तराखंड की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और ये अल्मोड़ा जेल के अंदर बंद था। लेकिन दीपक से बहुत पूछताछ करने की कोशिश करी उत्तराखंड पुलिस ने, लेकिन उत्तराखंड पुलिस को लगा कि यार नहीं, छोटा मोटा जाली नोट का धंधा करता है, और जाली नोट का धंधे में इसको अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। इसके बाद मैं 70,000 रुपए जाली करेंसी मिली थी। लेकिन क्या होता है, लीमा अल्मोड़ा जेल के अंदर जाता है एक केस के अंदर। जब वो अल्मोड़ा जेल में जाता है तो लोगों को नहीं पता कि एजेंट लीमा एक अंडर कवर एजेंट है। वो एक नॉर्मली जेल के अंदर जाता है और उसको बैरिक नंबर 4 में रखा जाता है। ये 5-6 दिन के अंदर ही पूरी जेल को देख लेता है और उसको पता चलता है कि दीपक गुप्ता क्या है, जेल के अंदर ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक रखता है। वहां मेडिकल के बगल में छोटी सी स्पेस थी, तो जेल के सभी लोग वहां क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो लीमा भी क्या करता है, इनके साथ दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे दीपक गुप्ता और लीमा के अंदर दोस्ती हो जाती है और लीमा को पता होता है कि कहाँ चोट मारनी है। एक दिन जब दीपक गुप्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो लीमा उसको बोलता है, यार क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यार, आप तो बोला कि यार जाली करेंसी के अंदर आ रखे हो। तो दीपक गुप्ता को एक बहुत चोट लगती है, उसको बोलता है यार तुझे क्या लगता है कि मैं 70,000 की करेंसी में आ रखा हूँ। बोला तुझे पता है पूरे के पूरा यूपी के अंदर, पूरा नॉर्थ के अंदर, बोला मेरा ही नेटवर्क चलता है। बस यही बात क्या थी, लीमा को सुननी थी। और लीमा उसको बोलता है कि यार दीपक देख, जेल के अंदर हमारे को भी पैसे की जरूरत है और तुझे भी पैसे की जरूरत है, तो मेरे कुछ एक लोग हैं। अब वो क्या है, अगर तू मेरे लोगों को भी क्या है कुछ एक नकली नोट दे दे तो जो भी फायदा होगा हम आपस में बांट लेंगे। अब इतने टाइम के अंदर क्या होता है, महीने 1.5 महीने की बात हो चुकी है। लीमा दीपक गुप्ता का भरोसा जीत चुका था, क्योंकि एक एजेंट का काम ही होता है दुनिया के हर इंसान का भरोसा जीतना। दीपक गुप्ता यहाँ पर रेडी हो जाता है। दीपक गुप्ता बोलता है कि नेपाल के अंदर मेरा कॉन्टेक्ट है परवीन, तू अपने बंधु को परवीन के पास भेज और वो क्या है, वो तुझे नकली नोट दे देंगे। अब यही बात क्या होता है, लीमा अपने सीनियर को, जेल के अंदर उसके पास एक मोबाइल फोन होता है, हिडन मोबाइल फोन, उसके थ्रू क्या होता है अपने हैंडलर फैंटम को बताता है कि आप एक काम करो, कुछ एक लोग नेपाल भेजो पैसों के साथ, और नेपाल के अंदर आपको एक परवीन नाम का व्यक्ति मिलेगा। अब क्या होता है, महेंद्र नगर के अंदर क्या होता है, यहाँ से इंडिया से 4-5 लोग जाते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक एजेंट होते हैं, और ये परवीन से मिलते हैं महेंद्र नगर में एक होटल में। और परवीन क्या करता है, 5 लाख के बदले इन्हें 12 लाख रुपए दे देता है, नकली 12 लाख और असली 5 लाख रुपए ले लेता है। अब ये 12 लाख जब हिंदुस्तान आते हैं, इसका 10% हिस्सा लीमा क्या करता है, जेल के अंदर दीपक गुप्ता तक पहुंचा देता है। और दीपक गुप्ता को भी लगता है कि जेल के अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ा और 10% हिस्सा भी मिल गया। लगभग 1,20,000 रुपए दीपक गुप्ता को मिल जाते हैं और दीपक गुप्ता का भरोसा और जीत लेता है लीमा यहाँ पर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कि सच में ये पैसा ISI का है। इस पैसे की पूरी डिटेल चेक की जाती है और पता चलता है कि इसमें जो भी फीचर्स हैं ये सारे के सारे के पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं। और ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारा का सारा पैसा कहां से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है। और भी कंफर्म करने के लिए क्या होता है, लीमा अपने एक दोस्त को फोन करता है नॉर्मली तरीके से, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बोलता है कि यार मेरे पास एक जगह से पैसा आ रखा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पैसे को बिजनेस में लगाओ। तो बोलता है कौन से बिजनेस में लगाओ, तो अपने 2-3 दोस्तों तक वो मैसेज पहुंचाता है कि मैं तुम्हें 12 लाख रुपए दे रहा हूँ, तुम कैसीनो के अंदर जाओ गोवा, और कैसीनो में क्या करो, जुआ लगाओ। जुए के ऊपर मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस रोलेट में किस नंबर पर पैसा लगाना है। अब ये लोग जाते हैं, ये दोस्त लीमा के भरोसे गोवा जाते हैं और गोवा के अंदर जाने के बाद पूरे 12 के 12 लाख रुपए हाथ जाते हैं। बस लीमा यही चाहता था, लीमा ये चेक कर रहा था कि यार ये नोट केसिनो के अंदर चलते हैं, और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि केसिनो भी नोटों को नहीं पकड़ पाता। तो एजेंसी को पता चलता है कि इंडिया में ये नोट को जब केसिनो नहीं पकड़ पा रहे हैं, जिस केसिनो के अंदर हर नोट के फीचर को चेक किया जाता है, तो आम आदमी तो इन्हें कभी पकड़ ही नहीं सकता। और जेल के अंदर एक अच्छी कामयाबी थी लीमा की। आज दीपक गुप्ता बहुत खुश है। बताए दीपक गुप्ता इसलिए खुश है जेल के अंदर क्योंकि आज उसको उम्मीद है कि आज उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि 2010 से आज लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। 2017 खत्म होने वाला है और दीपक गुप्ता की आज बेल है। तो दीपक गुप्ता क्या कर रहे हैं, खुश है। लेकिन तभी इंफॉर्मेशन आती है जेल के थ्रू, शाम को जो भी लोग कैदी लोग जेल के अंदर आते हैं वो बताते हैं यार दीपक तेरी बेल कैंसिल हो गई। इससे दीपक गुप्ता बहुत शौक में हो जाता है, क्योंकि दीपक गुप्ता को पूरी उम्मीद थी, उसने बहुत पैसा दिया होता वकीलों को और वकीलों ने उसको पक्का बोला था कि दीपक आज तेरी बेल हो जाएगी। लेकिन दीपक गुप्ता को ये पता ही नहीं था कि पिछले 2 महीने से जो कोड लीमा दीपक गुप्ता का सबसे अच्छा दोस्त है, उसने क्या कर दिया,
दीपक गुप्ता की बेल रुकवा दी। मतलब एजेंसीज कभी नहीं चाहते थे कि दीपक गुप्ता इस टाइम जेल से बाहर आए। अगर दीपक गुप्ता जेल से बाहर आता है तो हो सकता था पूरा ऑपरेशन खराब हो सकता था, क्योंकि दीपक गुप्ता क्या करता है इसके बाद अपने किसी भी बड़े कॉन्टेक्ट से लीमा को नहीं मिलाता। लेकिन अब दीपक गुप्ता क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन लीमा उसको भरोसा दिलाता है कि यार तू टेंशन, हम दोस्त हैं और मेरी 2 दिन के बाद तो मैं जेल से जा ही रहा हूं, क्योंकि लीमा की बेल हो चुकी है। अब दीपक गुप्ता उसको बोलता है यार कि जेल के अंदर पैसों की भी जरूरत है, लेकिन लीमा उसको भरोसा दिलाता है कि मैं हमेशा तेरा कमीशन तुझ तक पहुंचा दूंगा। तो दीपक गुप्ता बोलता है कि कोई बड़ी डील करो यार। तो लीमा बोलता है कि इस बार हम 5 लाख की डील नहीं करेंगे, मैं खुद जाऊंगा और कम से कम हम 50 लाख की डील करेंगे। तो दीपक गुप्ता बोलता है कि तुम्हें परवीन से मिलने की जरूरत नहीं है, वो एक छोटा कॉन्टेक्ट है, अब तुम एक काम करो, तुम हकीम से मिलो। हकीम क्या होता है, दीपक गुप्ता का एक बहुत ही खास आदमी होता है जो उस टाइम पूरा का पूरा नेपाल के अंदर अपना नेटवर्क बनाया हुआ था और इंडिया के अंदर ये क्या कर रहा था, बहुत सारे पैसे, नकली नोट ये भिजवा रहा था। अब क्या होता है, लीमा बाहर जाता है। लीमा बाहर जाने के बाद 50 लाख के साथ लीमा, कोट जोरो और कोट चांद, ये तीनों के तीनों नेपाल पहुंचते हैं। नेपाल पहुंचने के बाद दीपक गुप्ता ने जो भी जगह बताई हुई थी उस जगह से ये हकीम को कांटेक्ट करते हैं। हकीम आता है। हकीम आने के बाद ये तीनों लीमा, चैंड और जोर और हकीम के साथ उसके 3-4 बॉडीगार्ड और होते हैं। ये सारे के सारे जो 50 लाख के नोट होते हैं हकीम उनको चेक करता है और इसके बदले क्या होता है, हकीम जो भी नकली करेंसी है, जो पाकिस्तान की नकली करेंसी, वो लीमा को दे देता है। और लीमा क्या करता है, खुश होकर हकीम को क्या करता है, हकीम को एक सिगार का डब्बा गिफ्ट करता है। मतलब थाईलैंड से आया हुआ एक सिगार का डब्बा हकीम, और हकीम इससे खुश होता है। और लीमा बोलता है कि यार जो हम अगली डील करेंगे वो अगली डील हम करेंगे 5 करोड़ की। इससे और ज्यादा हकीम खुश हो जाता है कि यार एक तो मतलब इतनी बड़ी डील, क्योंकि इनका सबका प्रॉफिट होता है। और हकीम क्या करता है, इसी टाइम लाल मोहम्मद को सीधे क्या करता है, कॉल करता है। सीधा का सीधा लाल मोहम्मद को कॉल करता है, लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही। लेकिन जिस हिसाब से वो बात करता है, लीमा और उसके साथियों को लग जाता है कि ये कहीं ना कहीं इस टाइम क्या कर रहा है, लाल मोहम्मद से बात कर रहा है। तभी हकीम क्या होता है, लीमा और उसके दोस्तों को बोलता है कि ठीक है तुम रुको, कल मैं तुम्हारी मीटिंग अपने बॉस के साथ कराऊंगा। लेकिन जगह हकीम नहीं बताता। अब लीमा उनके तीनों साथी और अपने एजेंसीज को बोलता है कि कल हमारी जो मुलाकात हकीम किसी और से करा रहा है। लीमा को और फैंटम जो कोच, जो उनके हैंडलर थे लीमा के, उनको पता होता है कि शायद जो कल मीटिंग होगी वो कहीं ना कहीं लाल मोहम्मद से होगी। अब हकीम क्या करता है, एक बहुत सुनसान इलाके में, एक जंगल के पास एक सेफ हाउस होता है, वहां लीमा और इनके दोनों दोस्तों को अपने साथ लेकर जाता है। और पहली बार देखते हैं कि एक लकड़ी का घर होता है, सेफ हाउस, और वहां पर लाल मोहम्मद को लीमा देखता है और देख के शॉक हो जाता है। लेकिन इस टाइम लाल मोहम्मद क्या था, बहुत ही सिक्योरिटी में था और लाल मोहम्मद के जितने भी लोग थे वो लगातार लीमा और उसके साथियों को ट्रैक कर रहे थे। तो यहाँ पर लाल मोहम्मद को मारना या एलिमिनेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि देश हमारा नहीं था, हिंदुस्तान नहीं था। एक ऑपरेशन क्या था, विदेशी धरती के अंदर ऑपरेशन था। अगर इस टाइम लाल मोहम्मद को मार भी दें तो शायद नेपाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हकीम खुश होके बिल्कुल जो एक सिगार का एक डब्बा गिफ्ट किया है वो सिगार पीता है। लेकिन हकीम को पता ही नहीं होता कि लीमा ने हर सिगार के ऊपर थैलियम सल्फेट का एक जहर लगाया हुआ है। मतलब एक जहर जो धीरे धीरे क्या होता है, इंसान को खत्म करता है। और जो लीमा फिर वहां से निकलते हैं इन पैसों को लेकर, लेकिन लीमा और उनके साथियों को पता होता है कि ये नकली नोट वो अब अपने देश कभी नहीं ले जा सकते। तो एक जंगल में जाते हैं, लोग कैंप फायर करते हैं। उस कैंप फायर में पूरा का पूरा नकली पैसा जो इन्हें 1.5 करोड़ के आसपास दिया होता है सबको जला देते हैं। अब इनका काम होता है किसी भी कीमत पर लाल मोहम्मद को खत्म करना। इसके बाद दिल्ली क्या होती है, लगातार हकीम के फोन को ट्रैक करती है और हकीम क्या होता है, लगातार लाल मोहम्मद से बात कर रहा होता है। लेकिन लाल मोहम्मद क्या करता है, सिर्फ बात करने के बाद हर बारी अपना नंबर चेंज कर देता है। तो दिल्ली लाल मोहम्मद को ट्रैक नहीं कर पा रही थी। और 3 दिन के बाद क्या होता है, हकीम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और एडमिट होने के बाद उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। और लाल मोहम्मद जब मिलने जाता है तो बहुत ही हाईली सिक्योरिटी में जाता है, जहां पर लीमा और लीमा के कुछ एक एजेंट कंटिन्यूस हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि लाल मोहम्मद को क्या है, पूरा का पूरा ISI का कवर है। मतलब जो सोचा उससे भी ज्यादा वो कवर में आता है। और जब वो हकीम से मिलता है तो हकीम की जब हालत लाल मोहम्मद देखता है तो लाल मोहम्मद को कहीं ना कहीं शक हो जाता है, क्योंकि उसके जाने तक हकीम मर चुका होता है। लाल मोहम्मद को लग जाता है कि हकीम की ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है, इस मौत के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है। और उसे शक हो जाता है लीमा के ऊपर और वो यहीं से अंडरग्राउंड हो जाता है।
तो लीमा और उसके साथी लगातार एक आध महीने तक लाल मोहम्मद को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल मोहम्मद का कुछ नहीं पता चलता। वापस लीमा अपने साथियों के साथ दिल्ली आता है, एजेंसी को बताता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, क्योंकि 1 साल 2 साल बीत चुके होते हैं, 2020 आ चुका होता है, अभी तक लाल मोहम्मद का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। जैसे मैंने आपसे शुरू में ये कहा कि एजेंसीज को लगता है कि लाल मोहम्मद क्या है, पाकिस्तान जा चुका है। गारमेंट्स का धंधा तो उसका नेपाल में चलता है, लेकिन वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी और हिला देने वाली इंफॉर्मेशन लीमा को मिलती है। सितंबर 2020 में एक इनपुट मिलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, काठमांडू में देखा गया, क्योंकि लीमा ने क्या किए थे, अपने सारे एसेट तब तक नेपाल के अंदर बना चुका था वो, और एक एसेट से इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, कुछ दिन पहले जम्मू डांडा पुलिस स्टेशन पहुंचा था और वहां पर उसने क्या किया था, नेपाल गवर्नमेंट को एक अर्जी लगाई कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये प्रेशर किसका था, ये प्रेशर आईएसआई का था। और क्या है कि लीमा को और भारतीय एजेंसी को पता चल जाता है कि आने वाले बहुत जल्दी क्या होगा, लाल मोहम्मद को नेपाल गवर्नमेंट क्या है, एक सिक्योरिटी दे सकती है, मतलब सुरक्षा दे सकती है। अगर लाल मोहम्मद को सुरक्षा दी जाती है तो ये क्या हो जाएगा, उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर लाल मोहम्मद को मारेंगे तो हो सकता है उसमें नेपाल के कुछ एक सुरक्षा कर्मी की भी जान जा सकती है। लेकिन हमारी एजेंसी कभी भी किसी भी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। और सोमवार सितंबर 2022 एक इंफॉर्मेशन पता चलती है कि लाल मोहम्मद क्या है, जम्बू डाटा गोटवार को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है। मतलब इसकी एक फैक्ट्री भी थी जहां पर एक कपड़े वगैरह बनाता था रेडीमेड, और तभी क्या होता है, इसकी एक बाइक होती है B6C5152, जैसे उसमें बैठता है, 2 क्या होते हैं, नकाबपोश, मतलब अननोन मैन आते हैं और नजदीक से आके लाल मोहम्मद को कंटिन्यू शूट आउट करते हैं। और लाल मोहम्मद की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। उसे जल्दी से उठा के शंकरपुरा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, वहां से उसे महागंज लेके जाया जाता है, वहां से उसके TU टीचिंग हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसको पूरी कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाते। और ये सारे के सारे शूट आउट की क्या हो गया था, सीसीटीवी के अंदर फुटेज क्या हो गए थे, नजर आ गए थे। तो नेपाल गवर्नमेंट और आईएसआई ने, उस टाइम के आईएसआई चीफ थे फैज हैबिब, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ये पता करने के लिए कि ये कौन शूटर थे जिन्होंने लाल मोहम्मद को मारा। लेकिन आज भी 2026 के अंदर उन शूटर्स का पता ही नहीं चल पाया जिन्होंने नेपाल की धरती में उस आदमी का अंत किया जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अंदर से खत्म कर रहा था। आखिरी में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आज भी इस देश के ऐसे बच्चे हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए दुनिया के किसी ना किसी देश में ऐसे लाल मोहम्मद को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर रहा है, या आपको और हमारे परिवार को अंधकार में झोंक रहा है। तो मैं आपसे हमेशा इसलिए कहता हूं कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन सिर्फ एक बात कभी ना भूलें कि हम एक हिंदुस्तानी हैं और दुनिया में देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।